Hello students, myself Dr. Kapil Jain, your chemistry professor. लास्ट लेक्चर में आपको जो एटम का रिप्रेजेंटेशन है वो और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बता दिए थे। तो मैं होप कर रहा हूं कि वो सारे पॉइंट्स आपने बहुत ढंग से डिक्टेट कर लिए होंगे और अब आपको एक एक पॉइंट बहुत क्लियर होगा कि अगर आइसोमॉर्फस, आइसोबार, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर्स, कोर, कर्नल, आइसोटोप्स, इनसे रिलेटेड आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है डेफिनेशन के बेस के ऊपर तो आप उसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आज हमारा जो लेक्चर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो भी हमने लास्ट क्लास में एटम के रिप्रेजेंटेशन की बात करी और उसके बाद जो वेरियस टर्म्स को डिस्कस किया उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे इस प्रॉब्लम में आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम मास नंबर, इनमें से वो कौन सा पेयर है जिसका मास नंबर सेम है। योर ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, H2O एंड D2O, HTO एंड D2O, H2O एंड HTO, D नन ऑफ द अबव, नोटा। तो अगर हमसे मास नंबर पूछ रहा है तो मुझे लगता है कि आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए। देखिए बच्चों, चेक करते हैं आपने क्या किया। जैसे जो H2O है, ऑक्सीजन का जो मास है 16 है तो मास नंबर 16, हाइड्रोजन का 1 है तो 1 इंटू 2 तो कितना हो गया 18। ऐसे ही D2O ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम का जो मास है वो 2 है तो 2 ड्यूटेरियम है तो 2 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 तो 20। तो क्या मास नंबर सेम है? नो, ये आंसर सही नहीं है। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। HTO हाइड्रोजन 1, ट्रिटियम 3, ऑक्सीजन 16 तो 20 और D2O 2 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 20। इसका मतलब ये सही आंसर है। इसकी जगह H2O तो ऑब्वियसली यहां पे 16 प्लस 1 इंटू 2 18 एंड HTO ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट करके देखा, हाइड्रोजन ट्रिटियम का 3 और ऑक्सीजन का 16 तो 20। इसका मतलब ये भी सही पेयर नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा पेयर है जिसका सेम मास नंबर है, तो दैट्स व्हाई विच आंसर इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर देखिए। जैसे इस प्रॉब्लम में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये ऑलरेडी हम डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस दोज स्पीसीज जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो जैसे यहां पर फंक्शनल ग्रुप्स गिवन है और इनके अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करने होंगे। सपोज वी हैव CHO, इट इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। Similarly, we have C double bond OH. It is carboxylic acid. Similarly, we have OH. It is alcohol. We have NH2. It is amine. It is SH, thiol. And it is CS3. It is not functional group, it is alkyl group, methyl group. Now, can we calculate number of electrons? क्या हम इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं? ओके, तो वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को प्रेडिक्ट करिए। हाँ बच्चों, तो आपने देखिए अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लिया होगा। मैं वन बाय वन आपको चेक करता हूं, ठीक है। ये देखिए CHO कार्बन 6 एटॉमिक नंबर,
मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, तो कितना हो गया यहां पे 15। लेकिन किंतु परंतु ये देखिए ये फ्री बॉन्ड है, फ्री वैलेंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का काउंट हो रहा है यहां पे। ये देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये सारे 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं 6 है। अब यहां ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर, हमको इसको भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्री बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब यहां पर मुझे +1 बिकॉज ऑफ दैट फ्री बॉन्ड, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे एटम का यहां पर लेकर आया है, तो यहां जो नंबर होंगे कितना होगा 16 हो जाएगा। ये देखिए, तो अगर आपने 15 काउंट किया है तो रॉन्ग आंसर है, यही तो इंपॉर्टेंट था यहां पे। इसकी जगह अब मुझे लगता है कि आप सही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो कार्बन ऑब्वियसली 6 हो गए और ऑक्सीजन 2 हैं, तो 8 × 2 और हाइड्रोजन 1 है ना। फिर वही फ्री बॉन्ड है, तो इसका मतलब मुझे +1 ऑन करना पड़ेगा, तो 16 6 22 23 24, ये देखिए, तो यहां 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट। ऐसे ही जो OH ग्रुप है, अगर मैं OH ग्रुप में देखूंगा तो ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 1 और फ्री वैलेंसी तो +1 और करना पड़ेगा, ये देखिए, एग्रीड। तो इसका मतलब यहां पे 10 हो गए। NH2 नाइट्रोजन 7, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2 और +1 करना पड़ेगा। ये सब में मैं +1 कर रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस फ्री बॉन्ड, तो यहां पे 10 हो गया। SH सल्फर 16, हाइड्रोजन 1 और +1 करना पड़ेगा, इसका मतलब 18 हो गया। और ऐसे CH3 कार्बन 6, हाइड्रोजन 3 और +1 करना पड़ेगा, इसका मतलब 10 हो गया। तो आपसे पूछा गया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो व्हाट शुड बी योर आंसर। आपका आंसर क्या होगा, यहां हम लिख सकते हैं कि OH, NH2 एंड CH3 दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर हमसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर प्रॉब्लम पूछा जाता है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम काउंट करना चाहेंगे, और अगर इस टाइप से फ्री वैलेंसी गिवन होगी तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एक दूसरे एटम का, एक नाइट्रोजन का एक दूसरे एटम का, एक सल्फर का एक दूसरे एटम का, एक कार्बन का एक दूसरे एटम का। ओके, क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। देखिए जैसे इस प्रॉब्लम में आपको बोल रहा है इफ इन 6 कार्बन 12 mass of electron made double to that of its original value and mass of proton, या इसको न्यूट्रॉन कर देते हैं, mass of neutron made half to that of its original value, then calculate mass of new atom। इस सिचुएशन में अब जो भी नया एटम बनेगा आपको उसका मास कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या है, 6 कार्बन 12 में इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको तो डबल कर दिया गया ओरिजिनल वैल्यू का, और जो न्यूट्रॉन का मास है उसको हाफ कर दिया गया ओरिजिनल वैल्यू का। तो फिर आपसे बोल रहा है कि जो नया एटम बनेगा आप उसका मास यहां पर बताइए। तो देखिए गिवन है यहां पे 6 कार्बन 12, तो 6 कार्बन 12 इसका मतलब मास नंबर 12 है, और ये ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि 12 का मतलब क्या होता है,
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ऐसा हम डिस्कस करके आए हैं। और यहां पे क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं, और ऑब्वियसली 6 यूनिट मास होगा। ऑब्वियसली अगर 6 यूनिट मास प्रोटॉन का है और मास नंबर 12 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ये भी 6 यूनिट होंगे। अब हमने क्या किया, जो न्यूट्रॉन का मास है 6 यूनिट, उसको हाफ कर दिया और इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दिया, बट इलेक्ट्रॉन का मास तो यहां पे कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो नया मास होगा 6 यूनिट प्रोटॉन तो एज इट इज रहे, और ये 6 यूनिट बाय 2 हो गया। ये देखिए, तो इसका मतलब यहां हमको जो रिजल्ट मिल जाएगा 6 यूनिट और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो जो नया मास आ गया स्टूडेंट वो कितना आ गया 9 यूनिट। ये देखिए, ये आंसर है। ओके, एग्रीड, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलिए, तो ये नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहां पर अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और जो टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया। नाउ सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी के कॉन्सेप्ट की, और फिर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये लिख लीजिए सबसे पहले। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अब मैंने यहां पर मेंशन किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस केमिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो प्लैंक थ्योरी है उसको डिस्कस करने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं आपके लिए, उनको मैं जरूर यहां पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, लाइट या कोई भी रेडिएशन, ये लाइट या कोई भी रेडिएशन, जैसे लाइट को हम कैसे जनरेट करते हैं, जो चार्ज्ड बॉडी होती है, जैसे लाइट का सोर्स हम एक बल्ब मान सकते हैं, हमने बल्ब को चार्ज किया, हीट किया, तो उससे रेडिएशंस निकल रहे हैं, लाइट निकल रही है। तो ये लाइट या रेडिएशन जब भी स्पेस में प्रोपोगेट होता है तो हमेशा वेव की फॉर्म में होता है। और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये जो वेव्स का ऑसिलेशन है, हमेशा परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएट होती हैं। इसलिए इन रेडिएशंस को, लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या ईएमआर बोलते हैं। ओके, तो आपके सराउंडिंग एरिया में जो भी लाइट के सोर्स हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल है ना, एलईडी, ये सब एक्चुअली लाइट के सोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टाइप हैं। या फिर सेल फोन में आने वाला जो हमारे पास सिग्नल होता है, या टेलीविजन में आने वाले जो सिग्नल होते हैं, डायरेक्ट टू होम डीटीएच, है ना, तो ये सब जो है, ये सब एक्चुअली रेडिएशंस के अलग अलग टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। इसके अंदर जैसे देखिए हमारे पास ये सब डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस हैं। रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, विजिबल वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है। और ये जो मैंने लिखा है ना वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, रेडियो वेव से लेके अगर मैं कॉस्मिक रेस तक जाता हूं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है। क्या ये वैल्यूज जो हमको यहां पर मैंने बताई हैं वो आपसे पूछी जाती हैं क्या? नहीं, आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएंगी। ये देखिए, जो हाईएस्ट वेवलेंथ वाले रेडिएशंस हैं वो ये हैं रेडियो वेव्स, 3 × 10⁹ से 3 × 10⁴ एंगस्ट्रॉम। और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले रेडिएशंस हैं वो कॉस्मिक रेज हैं। सभी के मैंने ओरिजिन भी लिखे हुए हैं, जैसे रेडियो वेव्स बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही माइक्रोवेव्स बाय द जनरेटर ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब यहां से ये रेडिएशंस जनरेट होते हैं। इंफ्रारेड, हीटिंग जो थिंग्स होती हैं, हीटेड थिंग्स जो होती हैं, उनसे हम इंफ्रारेड हमको मिलते हैं। विजिबल मतलब विब्योर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन जो विजिबल रीजन में होता है। ऐसे ही अल्ट्रावायलेट रेस, ऑब्वियसली सन से मिलने वाले रेडिएशंस। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एक्स रेस की, तो जब भी हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मेटालिक बैरियर से टकराते हैं
तो जो रेडिएशंस जनरेट होते हैं वो एक्स रेज हैं। ऐसे गामा रेस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से जनरेट होते हैं और कॉस्मिक रेस फ्रॉम आउटर पार्ट ऑफ सन, सन के आउटर पार्ट से जनरेट होते हैं। तो हमको सिर्फ ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कौन सा लॉन्गर वेवलेंथ वाला रेडिएशन है और कौन सा शॉर्टर वेवलेंथ वाला रेडिएशन है। तो इसको हम देखिए याद ऐसे रख सकते हैं, जो मैं जनरली स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए बोलता हूं। रमैया रेडियो माइक्रो इंफ्रा रमैया, वस्तावैया विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट वस्तावैया, एक्स रे ने गामा को दिल दिया, तो एक्स गामा और कॉस्मिक रेस, तो रमैया वस्तावैया, एक्स रे ने गामा को दिल दिया। तो ये सीक्वेंस हम ऐसे याद रख सकते हैं। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ वाले रेडिएशंस कौन से हैं। ये देखिए जो वेव मोशन है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो क्रस्ट है, ये ट्रफ है, और जो एडजेसेंट क्रस्ट हैं उनके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है। तो अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो लॉन्गर वेवलेंथ, ये डिस्टेंस कम है तो शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक्चुअली ये जो डेप्थ है या जो हाइट है क्रस्ट की, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं ए नॉट, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। मतलब यहां से वेव ओरिजिनेट होती है, पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस, ओरिजिन ऑफ वेव। ओके, और जो वेव लेंथ है इसकी यूनिट हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, विच इज 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी हमको पता है 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है। तो वेवलेंथ की जनरली यूनिट एंगस्ट्रॉम में हमको देखने को मिलती है। न्यू फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस in 1 second, और इसलिए हम इसको साइकिल पर सेकंड भी डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। साइकिल पर सेकंड मतलब सीपीएस, ये देखिए साइकिल पर सेकंड सीपीएस, एंड वेव नंबर, इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, ये हमेशा वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है ना। तो अगर वेवलेंथ मीटर में है तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, वेवलेंथ सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, वेव नंबर, नाम से समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। इट मींस जो 1 यूनिट लेंथ होती है, 1 यूनिट लंबाई लेंथ, उसके अंदर जितनी भी वेव्स काउंट होती हैं हम उसको नंबर ऑफ वेव्स मतलब वेव नंबर डिफाइन करते हैं। ओके, पर यूनिट लेंथ। तो ये वेव नंबर की डेफिनेशन है। और फॉर एनी रेडिएशन जो वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट है हम उसको ऐसे लिखते हैं, न्यू इज इक्वल टू c/λ। ये देखिए किसी भी रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, वी हैव दिस रिलेशनशिप। तो हियर जो c है इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये सारे टर्म्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ये पॉइंट्स आपको पता होने जरूरी हैं। c 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ये देखिए। तो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या फॉर्मूलास याद रखने चाहिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। तो ये लिख लीजिए सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है 1901 में प्लैंक ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल इन स्ट्रक्चर, इन प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ओके,
तो प्लैंक ने कैसे ये गैस किया कि क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वांटम क्या होता है। जैसे प्लैंक की जो थ्योरी है उसमें जो क्वांटम वर्ड है, एक्चुअली ये लैटिन वर्ड है स्टूडेंट, जो हाउ मच के लिए यूज होता है। इंग्लिश में अगर मैं बोलता हूं हाउ मच, तो लैटिन लैंग्वेज में ये क्वांटम है। ओके, और प्लैंक ने क्या डिफाइन किया, लाइट और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट या किसी भी रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब या एमिट करता है, जैसे मैं मान लेता हूं हमारी आईज, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लाइट है जब भी ये स्पेस में ट्रेवल करते हुए हमारी आईज तक आएगी, एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी, तो कभी भी कंटिन्यूसली नहीं होगी। कंटिन्यूसली का मतलब क्या है, जैसे ये आईज है और ये देखिए ये लाइट, तो ये लाइट कंटिन्यूसली यहां पर हमको ऑब्जर्व हो रही है, एब्जॉर्ब होती हुई। ये रॉन्ग पैटर्न है अकॉर्डिंग टू प्लैंक। तो करेक्ट पैटर्न क्या है, ये पैटर्न देखिए करेक्ट है अकॉर्डिंग टू प्लैंक। ये देखिए स्मॉल पैकेट्स, ये पैकेट्स हैं स्टूडेंट, इनको प्लैंक ने डिफाइन किया है क्वांटम्स, और स्पेशली लाइट के केस में हम इनको फोटॉन्स भी बोलते हैं। पैकेट्स दैट इज क्वांटम्स और फोटॉन्स, स्पेशली इन केस ऑफ लाइट, और इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस मैनर। मतलब पहले एक पैकेट आएगा, फिर दूसरा पैकेट आएगा, फिर तीसरा पैकेट आएगा, और ऐसे ये जो आईज हैं ये पैकेट वाइज इन लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। ओके, तो दिस इज करेक्ट पैटर्न अकॉर्डिंग टू प्लैंक। कैसे प्लैंक को ये कॉन्सेप्ट क्लिक किया होगा, इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल जनरली मैं स्टूडेंट्स को देता हूं। जैसे आपके घर में एक छोटा सा गार्डन मान लेते हैं, उस गार्डन में प्लांट्स लगे हुए हैं और एक सर्वेंट वहां पर प्लांट्स को वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने आता है। वो क्या करता है, जो वाटर का पाइप है उससे वो प्लांट्स को वाटर डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप उससे पूछते हैं कि आप बताओ आपने हर प्लांट को कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो क्या आपको रिस्पॉन्स करेगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैंने किस प्लांट को कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने तो सिर्फ वाटर पाइप लिया और उससे प्लांट्स को वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, है ना, आगे अपना करियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप अपना डॉक्टर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको ये सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसा करो, एक बकेट ले लो 10 लीटर की, उसमें 10 लीटर वाटर भर लो, और पाउच 100 मिलीलीटर के पाउच बनाते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उसको हर प्लांट के पास जाके बस्ट करते हैं। तो क्या जब वो ऐसे बस्ट करेगा, जैसे उसने एक प्लांट को यहां पर 10 पाउच बस्ट किए, तो इसका मतलब एक पाउच 100 मिलीलीटर का, 10 पाउच कितने मिलीलीटर के हो गए, 1000 मिलीलीटर के हो गए। इसका मतलब 1 लीटर वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये देखिए पैकेट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हमको ये पता चल रहा है कि कितने पैकेट्स एंड कितना वाटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद ईच एंड एवरी प्लांट। एग्रीड? तो यही प्लैंक का कॉन्सेप्ट है, क्वांटम कॉन्सेप्ट है, क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट है, जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक ये देखिए एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, प्लैंक ने इस इक्वेशन को भी इंट्रोड्यूस किया कि हर क्वांटम के साथ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट है, जो हमेशा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो प्लैंक कांस्टेंट आता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये देखिए स्टूडेंट्स, और ऐसे ही हम यहां पे लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ n क्वांटम्स, n क्वांटम्स की एनर्जी, तो ये E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH न्यू। ये देखिए
दिस इज प्लैंक्स इक्वेशन, ये प्लैंक्स इक्वेशन है। और यहां पे जो n है ये नंबर ऑफ क्वांटम्स या फोटॉन्स हैं। जिनको हमेशा हम डिफाइन करते हैं होल नंबर। ये होल नंबर होते हैं, मतलब 1 2 3 4 एटसेट्रा। ये वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, पैकेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। ओके, नेवर बी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। अब जो न्यू है, जैसे अभी हमने यहां पे लिखा था c बाय लैम्डा और 1 बाय लैम्डा को हमने लिखा वेव नंबर, तो हम अगर इस फॉर्मूला में ये सब टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमको प्लैंक्स की जो ऑल्टरनेटिव इक्वेशन है वो मिल जाएगी। तो वो मैं वहां लिख देता हूं, सबसे पहले ये कॉपी में लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां ये हो जाएगा बिकॉज न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो जाएगा E इज इक्वल टू NSC बाय लैम्डा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। और ऐसे ही न्यू बार इज 1 बाय लैम्डा, तो फिर जो इक्वेशन नंबर 3 है वो ये हो जाएगी E इज इक्वल टू NSC और न्यू बार। तो ये सब ऑल्टरनेटिव इक्वेशंस हैं प्लैंक की। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, ऑल आर प्लैंक्स डिफरेंट इक्वेशन। तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या लाइट के लिए एनर्जी, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी किसी को भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वी हैव दीज इक्वेशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ओके, ठीक है। तो ये आज का जो लेक्चर है उसमें आपको मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, लॉन्गर वेवलेंथ वाले रेडिएशंस कौन से हैं एंड शॉर्टर वेवलेंथ वाले रेडिएशंस कौन से हैं। अगले जो लेक्चर में आप देखने जा रहे हैं वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा ये सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।